जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस, जिसमें हम आपका चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे थे रिटर्न्स का। इसमें हमने आपका सारा पोर्शन कवर कर लिया था इस चैप्टर का। आज ये इस लेक्चर में जो हमारे रिमेनिंग पोर्शन है, जो 2 छोटे-छोटे पार्ट हैं इस चैप्टर के, हम वो डिस्कस करने जाएँगे। जो इसमें पहला पार्ट है वो आपका है कि वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, किस-किस ने फाइल करनी होती है एंड किस तरह फाइल करनी होती है, ठीक है? फिर इसी में सब पार्ट है कि फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट एक सेपरेट सेक्शन है, वो भी आपने क्या करनी होती है, फाइल करनी होती है। वो हम देखेंगे कि किसने दोनों सेम ही है, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा क्या डिफरेंस है कि फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट किस पर एप्लीकेबल है, किसने फाइल करनी है एंड जो नॉर्मल वेल्थ स्टेटमेंट है वो किसने फाइल करनी है, हम इस लेक्चर में देखेंगे। फिर आगे उन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपने हाउ टू प्रिपेयर ए वेल्थ स्टेटमेंट, वो मैं आपको एक्सेल में बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से एफबीआर के पोर्टल में, या अगर आपको क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपने किस तरह से डाटा को यूज करके अपनी वो बनानी है, ठीक है? और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट छोटा-सा एक सब टॉपिक है, पॉइंट है, वो ये है कि अगर कोई बिज़नेस, कोई पर्सन, कोई ओनर, ये पर्सन में इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। अगर अपने वो ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करने जा रही है या अपने बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करने जा रही है, तो उस केस में उसने इनकम टैक्स की कौन-सी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, या इनकम टैक्स उस पर्सन से क्या रिक्वायर करता है, जो बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करने जा रहा होता है। ये हम वेल्थ स्टेटमेंट को अगर हम देखें कि टैक्स में वेल्थ स्टेटमेंट दूसरा नाम है बैलेंस शीट का। वो कहता है कि वेल्थ स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है? अगर आप बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट भी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, ठीक है? और जब हम दोनों को नेट करते हैं तो आपके पास नेट इक्विटी आ जाती है, नेट इक्विटी आ जाती है। और हम टैक्स में इसको क्या कहते हैं, नेट वर्थ कहते हैं या नेट वेल्थ कहते हैं उस पर्सन की जिसकी आपने वो स्टेटमेंट बनाई होती है, ठीक है? हम बैलेंस शीट में भी क्या करते हैं कि आप उसके उस ईयर एंड की डेट पर उस पर्सन के, उस बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं हम वो लिखते हैं। पीपी हो जाता है, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेमेंट्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है? एंड फिर हम उसके उसी डेट पर, ईयर एंड की डेट पर लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, सारी वही। तो सिमिलरली अगर एक पर्सन है, वहां पर एक बिजनेस है, सिमिलरली एक इंडिविजुअल के पास भी एसेट्स होते हैं उसके नाम पर। उसके नाम पर लैंड एंड बिल्डिंग होती है, उसके नाम पर व्हीकल्स होते हैं, उसने गोल्ड परचेज किया होता है, उसने प्राइस बॉन्ड्स परचेज किए होते हैं, उसने घर में जो हाउस होल्ड सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गया, अगर अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, कैश एंड बैंक वाला जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, बैलेंस शीट वाला, तो ये सारे भी उस पर्सन के आपके एसेट्स हैं, ठीक है? तो टैक्स लॉ कहता है कि आपने हर साल पे, हर साल की जो एंड डेट है टैक्स ईयर में, हम क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर नॉर्मली हमारे पास आ रहा होता है, हम क्योंकि कैफ लेवल पे हैं, तो नॉर्मल टैक्स ईयर ही की वेल्थ स्टेटमेंट आएगी। जो भी नॉर्मल टैक्स ईयर है या स्पेशल टैक्स ईयर है, जो भी उसके टैक्स ईयर की एंड डेट होगी, लाइक 30 जून है नॉर्मल टैक्स ईयर की, तो 30 जून पर जो जो एसेट्स भी उसके नाम पर होंगे, वो आपने अपनी रिटर्न जब जमा करवानी है तो साथ में एक वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्मेट गिवन है एफबीआर की तरफ से आपको। तो आपने जो जो भी आपके नाम पर एसेट्स थे 3 जून पर, वो आपने वहां पर अपनी अपनी जो कैटेगरी बनी हुई है उसमें आपने उनकी अमाउंट है वो दिखा देनी है, अमाउंट लिख देनी है, पंच कर देनी है, ठीक है? तो वो आपके हिसाब से क्या हो जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं, वो आपके एसेट सारे डिक्लेयर हो जाते हैं। फिर लायबिलिटीज, अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कि मैंने लीज पर कार ली हुई हो, जिस तरह इंस्टॉलमेंट्स प्लान होते हैं, मैंने कार कार ली होती है। हो सकता है कि मैंने किसी से, फैमिली मेंबर से या किसी और से कुछ पैसे उधार लिए हो, ठीक है? वो मेरी लायबिलिटीज हैं, वो मैंने पे बैक करनी है। तो वो सारी जो भी मेरी लायबिलिटीज होंगी, मैं वो सारी की सारी पे बैक करूंगा। या मैं कंपनी में एम्प्लॉई हूँ, मैंने कंपनी से लोन लिया हुआ है, मैंने कंपनी को रीपे करना है, अब वो मेरी लायबिलिटी तो है, तो मैं 30 जून को उस लायबिलिटी को क्या करूंगा, अपने उसमें रिकॉर्ड करूंगा। जब आप सारी एसेट्स को डिक्लेयर कर देते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो, जब आप सारी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लेते हो, तो एफबीआर का पोर्टल ऑटोमेटिकली
लायबिलिटीज को एसेट्स में से माइनस कर लेता है, लेस कर लेता है, तो और आपके नेट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है कि 30 जून पर आपके नाम पर मतलब मिस्टर तैफूर के नाम पर कितने नेट एसेट्स बनते हैं, जो मैं यहाँ पर मैंने अपने एफबीआई के पोर्टल पर डिक्लेयर किए हैं। फिर लॉ कहता है कि आपने अपनी मूवमेंट, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन बनानी है। रिकॉन्सिलिएशन किस तरह से? ज़ाहिर सी बात है, जब मैंने लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल की होगी तो तब भी मैंने अपनी वेल स्टेटमेंट फाइल की होगी, ठीक है। तो वो मेरे उस साल के क्लोजिंग नेट एसेट्स थे या क्लोजिंग एसेट्स थे या क्लोजिंग लायबिलिटीज थी। जब मैं इस टैक्स ईयर में आऊंगा तो मेरे पास ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज बन जाएंगी। अब मैंने 30 जून को जो मेरे नाम पर एसेट्स हैं वो मैंने शो कर दिए हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर की रिटर्न में एक फिगर आ रही होगी नेट एसेट्स की या नेट वर्थ की, नेट वेल्थ की। वो फिगर लेट्स सपोज 1 लाख रुपए, एंड मेरे क्लोजिंग नेट एसेट्स की जो फिगर है वो है 1,50,000 रुपए। अब मेरे एसेट्स इस साल नेट एसेट्स 50,000 से इंक्रीज हुए हैं। तो लॉ कहता है कि आपने इसकी रिकॉन्सिलिएशन बनानी है। रिकॉन्सिलिएशन किस तरह से बनेगी वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर आप जो पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं, लाइक आप अपने बच्चों की फीस पे कर रहे होते हैं, आप अपने मोबाइल रिचार्ज कर रहे होते हैं, आप डेली एक्सपेंस जो घर के ग्रोसरी के एक्सपेंसेस होते हैं, आप जो गाड़ी का फ्यूल वगैरह आप जो एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं, आप जो टैक्सेस पे कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो पॉसिबल, जो नॉर्मल एक इंडिविजुअल की, एक फैमिली की लाइफ में हो सकते हैं, जो आप डेली बेसिस पे इनकर कर रहे होते हैं। तो आपने वो लॉ ने, एफबीआर ने अपने पोर्टल पर आपको एक कुछ एक्सपेंसेस बताया हुए हैं कि ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एंड फिर अदर्स का भी कॉलम दिया है। अगर उनके अलावा कोई आपने एक्सपेंस इनकर किया है जो ऊपर कैटेगराइज नहीं होता, आप वो अदर में करके टोटल आप अपने एक्सपेंसेस भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वहां पर शो कराएंगे। वो किस तरह होंगे हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस ने वेस्ट स्टेटमेंट, हमने ये तो समझ लिया कि वेस्ट स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। अब किस किस ने फाइल करनी है वो देखते हैं। which a person is required to file in the prescribed form and verified in prescribed manner। अब prescribed form ये है कि मतलब जो भी फॉर्मेट एफबीआर टाइम टू टाइम हर साल के लिए देगा, तो मैंने उसी फॉर्म को फिल करना है। मैं अपनी तरफ से कोई भी फॉर्म या जो उनको रिकमेंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो उन्होंने फॉर्म दिया था वेल स्टेटमेंट का, जो एक फॉर्मेट दिया था वो डिफरेंट था, एंड इस साल जब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, वेल स्टेटमेंट फाइल कर रहा हूँ, इस साल का फॉर्मेट डिफरेंट है। तो इस साल जो मैं रिटर्न फाइल करते हुए, वेल स्टेटमेंट फाइल करते हुए, मैंने इस साल का फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। एंड वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जब आप ऑनलाइन ही उसको क्या करोगे, सबमिट कर रहे होते हैं, और ऑटोमेटिकली वो वेरीफाइड ही होता है। manner giving particulars of the person's total assets and liabilities on the date, ठीक है ना। अगर आपको कोई नोटिस आता है कि आप पे तो इस पीरियड की, इन डेट्स की, या इस डेट पर आपके नाम पर जो एसेट्स थे आप उसकी वेस्ट स्टेटमेंट फाइल करें, तो उस स्पेसिफिक डेट्स पर आपके नाम पर जो एसेट्स होंगे आप उसके मुताबिक फाइल करेंगे। अदरवाइज जिस टैक्स ईयर की आप जो फाइनल डेट है उसकी, टैक्स ईयर की एंड डेट पर जो आपके नाम पर एसेट्स होंगे, आप उन्हीं उस डेट पर आपको जो भी एसेट्स लायबिलिटीज होंगी आप वो डिक्लेयर करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा जिस पर्सन, लाइक मैं अपनी फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने जो एसेट्स जो मेरे अपने नाम पर हैं, जो मेरी लायबिलिटीज मेरी मैं जो मतलब मैंने पे करनी है, जो मैंने खुद पे करनी है, वो तो मैं डिक्लेयर करूंगा। उसके अलावा जो मेरी स्पाउस होंगी, उनके नाम पर अगर कोई एसेट्स हैं या उसकी कोई लायबिलिटीज हैं, तो वो भी मैं अपने साथ दिखाऊंगा। माइनर चिल्ड्रन, अगर माइनर चिल्ड्रन के नाम पर कोई चीजें हैं, कोई नाम पर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो भी मैं क्या करूंगा, अपने एसेट्स या लायबिलिटीज में दिखाऊंगा। या उसके अलावा कोई और डिपेंडेंट्स हैं मुझ पर, तो उनके नाम पर अगर कोई एसेट्स या लायबिलिटीज हैं, तो वो भी मैं क्या करूंगा, अपने टोटल एसेट्स में दिखाऊंगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर any assets transferred by the person to any other person during the period or period specified in such notice। अब यहां पर बात कर रहे हैं नोटिस की, आप नोटिस को इग्नोर करें। अगर ड्यूरिंग द पीरियड को मैंने एसेट डिस्पोज ऑफ किए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, तो आपका ऊपर जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो कैपिटल गेन में या अदर्स में वो क्या कर रहा होगा, फॉल आपका कर रहा होगा। एंड फिर कहते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द पर्सन एंड दैट द पर्सन, सपोज मैंने आपको पहले बताया है, जो भी आपने एक्सपेंसेस पूरे साल में एक फैमिली ने किए होंगे,
फैमिली में कौन होता है? हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, उनकी मतलब आल औलाद होती है, ठीक है? या उनके पेरेंट्स होते हैं जो उनके उनके साथ वो रह रहे होते हैं। जो भी उनके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं पूरे साल के, वो क्या करने हैं आपने, वो डिक्लेयर करने हैं, बताने हैं कि मेरे टोटल पूरे साल में इतने एक्सपेंडिचर हुआ है। एंड फिर आपने क्या करनी है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ आपने फाइल करनी है। मीन्स कि वेल्थ स्टेटमेंट में 3 फॉर्म्स गिवन होंगे आपको। पहला फॉर्म होगा जिस पर आपने टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज दिखानी है, अपनी भी एंड अपने डिपेंडेंट्स की भी। दूसरा फॉर्म क्या होगा, जिसमें आपने डिफरेंट एक्सपेंसेस को जो आपने पूरे साल में इंकर किए होंगे, आपने उनको उन रेलेवेंट कैटेगरीज के अंदर क्या करना है, कैटेगराइज करके आपने वो वैल्यूज उसमें पुट करनी है। फिर थर्ड फॉर्म कौन सा होगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप अपने माइंड में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रख लें, या कुछ भी आप जो आप बनाते आ रहे हैं कि रिकंसिलिएशन क्या होती है, जब आप दो बैलेंसेस को रिकंसाइल करते हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, आप जब उन डिफरेंसेस की किस वजह से वो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जब आप वो वैल्यू मेंशन कर देते हैं, तो आपकी वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपस में रिकंसाइल हो जाती है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर वो करना है। अब नीचे कह रहा है, यहाँ पर कुछ बातें हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं। एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर, मतलब ये कि जो वेल स्टेटमेंट ये वाली है, ये सिर्फ किसने फाइल करनी है, रेजिडेंट टैक्स पेयर ने। कौन सा? बीइंग एन इंडिविजुअल, ठीक है? फाइलिंग ए रिटर्न ऑफ इनकम फॉर इट एनी टैक्स ईयर शेल फर्निश ए वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मीन क्या हुआ कि जब वो एक इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा होगा, तो उसने साथ ही उसी डेट पर क्या करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है, ठीक है? अब हमने जब एओपी पढ़ी थी, हमने कहा था कि एओपी एक सेपरेट पर्सन है एंड उसके जो पार्टनर्स हैं वो सेपरेट पर्सन है। तो एओपी ने अपनी सेपरेट रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है? और जो उसके पार्टनर्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या करी, अपनी सेपरेट रिटर्न फाइल करनी है। क्लियर? तो सिमिलरली वो यही कह रहा है कि जो मेंबर्स हैं, एवरी मेंबर ऑफ एओपी, उन्होंने भी क्या करनी है, अपनी सेपरेट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अगर एक पर्सन ने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की है और वो उसको रिवाइज करना चाहता है, तो वो रिवाइज कर सकता है, लेकिन साथ में वो कमिश्नर को रीजन बताएगा कि जनाब मैं ये क्यों रिवाइज करना चाहता हूं। अगर कमिश्नर को लगता है कि जनाब ये जो रिवीजन कर रहा है ये रिक्वायर्ड नहीं है, या वो ये फ्रॉड कर रहा है, या इलीगल है, मतलब ये जो पर्पस वो दे रहा है, जो जस्टिफिकेशन वो दे रहा है, वो वैलिड नहीं है, वो गलत है, वो मतलब वो मिस स्टेटमेंट दे रहा है, कि मतलब जो रीजन दे रहा है वो एक्चुअली में है नहीं, वो झूठ बोल रहा है, तो वो उस चेंज को, रिवीजन को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब उसको कैंसिल कर सकता है। फिर जहां पर नीचे वो कह रहा है कि अगर एक वेल स्टेटमेंट कब आप रिवाइज कर सकते हैं, वो कहता है कि जिस टैक्स ईयर की आप वेल स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, लाइक आप इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल हूं, यहां पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, उसकी रिटर्न जमा कराने की लास्ट डेट क्या होती है, 30 सितंबर होती है। तो वो कह रहा है कि जिस टैक्स ईयर की आपने वेल स्टेटमेंट फाइल की थी पहले, उस टैक्स ईयर की वेल स्टेटमेंट सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हैं पिछले पीछे 5 साल जाके। लाइक अब 2016 की मैंने वेल स्टेटमेंट फाइल की थी, मिसाल के तौर पर 30 सितंबर 2016 पे, तो मैं इसको रिवाइज कर सकता हूं 2030 सितंबर 17, 18, 19, 20 एंड 21। 30 सितंबर 2021 या उससे पहले मैं टैक्स ईयर 2016 की जो मेरी वैल्थ स्टेटमेंट थी उसको मैं रिवाइज कर सकता हूं, 2022 में मैं नहीं कर सकता। मीन 30 सितंबर 2021 पे मैं सिर्फ अगर बैकवर्ड में चेंज करना चाहूं किसी साल की वैल्थ स्टेटमेंट, मैं सिर्फ 2016 या उससे ऑनवर्ड कर सकता हूं, 2015 एंड 14 की नहीं कर सकता। जहां पे आप देखें, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट वेल्थ स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिवाइज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years। यहां पर तो बात समझ आ गई कि 5 साल गुजर जाने के बाद, लेकिन जो 5 साल हमने काउंट करने हैं वो किस डेट से काउंट करने हैं, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। यहां पर बात हो रही है फ्रॉम द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट होती है 30 सितंबर, अगर डेट एक्सटेंड होती जा रही है, जिस तरह के 20 साल हुई है, इस साल इंडिविजुअल्स एंड जो एओपीज थी उनकी जो ड्यू डेट थी वो 15 दिसंबर पे आके रुकी है। अब 2022 की जो वेल्थ स्टेटमेंट है आप रिवाइज कर सकते हैं 15 दिसंबर 23, 15 दिसंबर 24, 25, 26 एंड 27। आप 15 दिसंबर 27 या उससे पहले 2022 की जो वेल्थ स्टेटमेंट आप रिवाइज कर सकते हैं।
16 दिसंबर या उससे ऑनवर्ड आप रिवाइज नहीं कर सकेंगे। तो ये आपकी थी वेल्थ स्टेटमेंट, और ये किसने फाइल करनी है? एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल ने। अगर वो साथ में आपके जो मेंबर है एओपी का, बेशक वो रेजिडेंट नहीं भी है, तो उसे यहाँ पर फाइल करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या रहे हैं, एवरी मेंबर ऑफ एन एओपी शैल आल्सो फर्निश वेल्थ स्टेटमेंट। क्योंकि एओपी पाकिस्तान में रेजिडेंट है, तो उसके मेंबर्स के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उन्होंने क्या करनी है, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। फिर साथ में हो सकता है कि किसी पर्सन के पाकिस्तान से बाहर भी एसेट्स हो, ठीक है, या किसी पर्सन की फॉरेन इनकम हो, वो पाकिस्तान में भी इनकम अर्न कर रहा हो, रेजिडेंट पर्सन हो, और उसकी फॉरेन सोर्स भी इनकम हो। तो लॉ कहता है कि अगर एक एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर, यहां पर बात हो रही है बीइंग एन इंडिविजुअल, हर रेजिडेंट टैक्स पेयर जो इंडिविजुअल है, मतलब ये इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है और उसका रेजिडेंट होना मस्ट है, हैविंग फॉरेन इनकम, अगर किसी इंडिविजुअल की पूरे साल में जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो $10,000 या उससे ज्यादा है, या उसके जो फॉरेन एसेट्स हैं उनकी वैल्यू का 30 जून पर $1,00,000 या उससे ज्यादा है, तो उसने फिर ये स्टेटमेंट अलग फाइल करनी है। ऊपर वाली तो फाइल करेगा, ऊपर वाली स्टेटमेंट में सारे एसेट्स इंक्लूड करेगा, लोकल भी एंड फॉरेन एसेट्स भी, लेकिन इस वाली स्टेटमेंट में सिर्फ वो फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। ठीक है, ये आपकी वो सिंपल सी बात है, आप देख लें। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट प्रिपेयर किस तरह से करनी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये एक्सेल में हम देखते हैं। मैंने कहा था आपके पास 3 फॉर्म्स गिवन होते हैं जो आपने फिल करने होते हैं ऑनलाइन आईकैप के, सॉरी आईकैप नहीं, एफबीआर के पोर्टल पर। उसमें पहला होता है आपके वेल्थ स्टेटमेंट का, इसको मैं कह दूं स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस पेज पर आपने क्या करना होता है, यहां पर आपकी अमाउंट की फिगर आ रही होती है, ठीक है, अमाउंट। यहां पर आपको ना उन्होंने दी होती है डिस्क्रिप्शन, लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी, आगे लिखा होता है कमर्शियल, फिर होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, फिर आपको यहां पर वो अदर एसेट्स लाइक ज्वेलरी एक्सेट्रा, आपकी अदर एसेट्स, उसमें आप कुछ भी, यहाँ पर आपके पास फर्दर ऑप्शन होते हैं। आप अदर एसेट्स पर क्लिक करेंगे, एक आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप उसमें रेलेवेंट एसेट का नाम लिखेंगे। लाइक मैं कह सकता हूँ कि मोटर व्हीकल, ठीक है, मोटर व्हीकल का सेपरेट आपको यहाँ पर ऑप्शन होता है, मोटर व्हीकल। अदर एसेट में आपके पास लैपटॉप हो गए, मोबाइल फोन हो गए, या अदर हाउस होल्ड हो गए, जो कि वहां पर ऑप्शन नहीं होता, आप यहाँ पर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश अलग होता है एंड बैंक अलग होता है, ठीक है। फिर इसमें फर्दर आपके पास क्या आ सकते हैं, आपके पास पर्सनल आइटम्स हो गए, हाउस होल्ड इफेक्ट, जो आपके घर में चीजें आपने ले रखी होती हैं, ठीक है, आप उसमें आ जाते हैं। ये आपके सारे के सारे, लाइक आप यहाँ पर भी फर्दर कैटेगरीज करते हैं, लाइक आपको जो कमर्शियल प्लॉट हो सकता है, मे भी हो सकता है कि आपका एक प्लॉट हो या आपके घर हो जो कि है इस्लामाबाद में, एक हो कराची में, एक हो लाहौर में, एक हो पेशावर में, एक कोयटा में हो। तो आप यहाँ पर फर्दर हर की अलग अलग लाइन, वहां पर आप ऑटो एक तरीका होता है ऐड करते जाते हैं। अब यहाँ पर वो फिगर आप पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल, उसके सामने आप उसकी जो वैल्यू होगी, जिस वैल्यू से आपने उस एसेट को परचेज किया होगा, प्रॉपर्टी को, ठीक है, या ज्वेलरी को, या मोटर व्हीकल को, आप उसकी यहाँ पर कॉस्ट लेते आएंगे। मैं कहता हूं कि ये मैंने परचेज की थी 1.5 मिलियन की, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ, मैंने जो एग्रीकल्चर लैंड था वो मैंने परचेज किया, अराउंड को 500 एकड़ कह देते हैं, वो मैंने परचेज किया था 50 मिलियन का, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 15 मिलियन। यहाँ पर ज्वेलरी मेरे पास पड़ी हुई है 4.5 मिलियन की। मेरे पास मोटर व्हीकल जो मेरे पास हैं डिफरेंट हो सकते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास पड़े हैं 10 मिलियन के, जो मेरी ऑनरशिप में है, मैं यहाँ पर सारे डिक्लेयर कर दूंगा। इसमें फर्दर कैटेगरीज हो सकती हैं, आप यहाँ पर लामसम अमाउंट देनी है। अगर उसकी डिटेल कौन कौन से एसेट आपके पास था, आप अपने पास सेपरेट रिकॉर्ड रखेंगे कि 30 जून 2022 पर मेरे नाम पर एक सोनाटा थी, एक मर्सिडीज थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
ठीक है, वो 100 मिलियन बन जाएगी, 10 मिलियन नहीं बनती, क्योंकि 10 मिलियन सिर्फ 1 करोड़ रुपया बनता है। तो 1 करोड़ में आजकल सिर्फ आपकी जो है सिविक भी आई थिंक 90 लाख की हो गई है। तो उस तरह से आप एक सिविक यहाँ पर दिखा सकते हैं। अदर एसेट्स में कुछ भी आपका आ सकता है, ठीक है। कैश आपका यहाँ पर आ जाएगा, कितना आपका है जो आपके पास पड़ा होगा, आपके पास बैंक बैलेंस जो आपकी 30 जून पर जो आपके सारे बैंक अकाउंट्स के बैलेंसेस आ रहे होंगे, अब यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पर आपकी आ रही होंगी लोन, लीज वगैरह, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज में आप हर एक लाइबिलिटी को अलग अलग ऐड कर सकते हैं। ये मेरी लोन है, ये मैंने लीज पर कार ली हुई है, ये मैंने अपने भाई को पैसे देने हैं, ये मैं अपने खालू को पैसे देने हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ भी लाइबिलिटी की नेचर हो सकती है जो एज इंडिविजुअल हो सकती है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप फिगर्स यहाँ पर पुट करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर्स पुट करते जाएंगे ऊपर जहां पर हर आइटम के सामने। तो यहाँ पर नेट एसेट्स, नेट टोटल एसेट्स आपके पास क्या होंगे, इसको हम कहेंगे कि टोटल ये होंगे आपके पास टोटल एसेट्स में टोटल लाइबिलिटीज, इसको हम क्या कहते हैं, नेट टोटल एसेट्स। तो ये ऑटो यहाँ पर ये जो फिगर है ये अपडेट होती जाएगी। ये यहाँ पर ऑटो अपडेट होती जाएगी उनके, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर, एक तरह सॉफ्टवेयर बना हुआ है, एक ऐप टाइप बनी हुई है, आपकी लॉगिन है, ठीक है, वो एक वेबसाइट है, तो वहां पर ऑटो उसके बैक एंड में प्रोग्रामिंग की हुई है। जैसे आप फिगर पंच करते हैं यहाँ पर नीचे ऑटो टोटल हो जाए, टोटल टोटल होती जाती है अमाउंट, नेट होके लाइबिलिटीज और ऐसा नेट हो जाते हैं, यहाँ पर नेट अमाउंट आ रही होती है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस का आपके पास सेकंड आपके पास पेज होता है, आपके पास फॉर्म में सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस का। इसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक आपकी ग्रोसरी हो गई, एजुकेशनल फीस हो गई, टैक्स एंड ड्यूटीज हो गई, जो आप गाड़ियों पे टोकन टैक्स देते हैं, जो आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, लाइक आपकी जो एनुअल टैक्स रेलेवेंट गवर्नमेंट ले रही होती है, डिफरेंट जो भी चीजें आपकी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो आपके वेडिंग की जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपने शादी की, आपने वहां पर वेडिंग एक्सपेंसेस किए हैं, डिफरेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आप पूरे साल में कोई इंडिविजुअल या फैमिली कर रही होती है, वहां पर आपने सारी अमाउंट यहाँ पर डाल देनी है। लाइक मैं कहता हूँ टोटल जो अदर एक्सपेंसेस हम सिर्फ यूज करते हैं, अदर एक्सपेंसेस, मेरे जो एक्सपेंस हुए हैं पूरे साल के वो हुए 5.5 मिलियन। यार ज्यादा इसलिए है क्योंकि ऊपर एसेट ज्यादा है ना, जितना बंदा अमीर होता है उतने खर्चे भी ज्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आप क्या है, रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें आप क्या करते हैं, नेट एसेट्स करंट ईयर, कितने आपके नेट एसेट्स करंट ईयर में, यहां से आपने आपके आने हैं, ये ऑटो आ जाएंगे, ठीक है। नेट एसेट्स जो आपके प्रीवियस ईयर्स के होंगे, ये आपने लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग एसेट्स होंगे अपने वहां से लेने हैं। ये आपके यहाँ पर आपके सारे आ जाएंगे। ये आपके यहाँ मैं कहता हूँ कि लास्ट ईयर मेरे जो मेरे नाम पे जो एसेट्स थे वो थे 65 मिलियन के, ठीक है। यहां पर आ जाएगा डिफरेंस, मतलब इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। ये मेरे पास यहाँ पर कितना आया, इंक्रीज आया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगा जो मैंने पूरे साल में एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। अगर वो एक्सपेंसेस मेरे ना होते तो ऑटोमेटिकली मेरे जो एसेट्स थे वो 5.5 मिलियन से इंक्रीज हो जाने थे। तो मतलब ये हो कि मेरे एसेट्स में इंक्रीज आया था, लेकिन क्योंकि मैंने वो एक्सपेंसेस कर दिए हैं इसलिए वो यहाँ पर यूज नहीं हुए। तो जो टोटल इंक्रीज आना चाहिए था, जो टोटल इनफ्लो है पूरे साल में, टोटल इनफ्लो है मुझे हुआ है, मुझे टोटल इनफ्लो हुआ था आपका, यहाँ पर हम देखते हैं, टोटल जो इनफ्लो हुआ है वो हुआ है तकरीबन 19 मिलियन का, 1 करोड़ 94 लाख 20 हजार रुपए का। अब इसमें से 55 लाख रुपए के मैंने पूरे साल में खर्चे किए हैं, एंड 1 करोड़ 39 लाख के मैंने एसेट्स बनाए हैं और एसेट्स में इंक्रीज आया है। तो जो टोटल इनफ्लो हुए थे मेरे ड्यूरिंग द ईयर मेरे एसेट्स में, या मुझे जो इनफ्लोज आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, कोई मेरी इनकम हो सकती हैं, मुझे कहीं से गिफ्ट मिल सकता है, हम देखते हैं वो क्या हो सकते हैं। अब लॉ कहता है कि क्योंकि यहां पर अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट, ठीक है, अभी तक मैंने रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनाई,
ड्यूरिंग द ईयर मेरे टोटल इनफ्लोज हुए 1,94,20,000 रुपए। अब मैंने यहां पर बताना है कि ये इनफ्लोज किस किस तरह से हुए हैं, क्यों हुए हैं। अब यहां पर मैं देखता हूं कि हमने कौन कौन सी फिगर्स यहां पर डालनी है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये सारी की सारी अमाउंट अनरिकॉन्साइल्ड है, सारी की सारी अमाउंट क्या है यहाँ पर, अनरिकॉन्साइल्ड है। हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर टोटल टैक्सेबल इनकम दिखाई होगी, जब हमने पढ़ी थी, सारी की सारी चीजें पढ़ी थी, हमने वहां पर क्या कैलकुलेट किया था, एक आपकी टोटल इनकम होती है, एक आपकी एग्जैम्प्ट इनकम होती है, एक आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। हम यहां पर लिखेंगे, वहां पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्सेबल इनकम एज पर टैक्स रिटर्न। ठीक है, हम जो ऊपर अपनी रिटर्न जब बना रहे होंगे, जब हमने चीजें इनपुट की होंगी, उसमें जो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आ रही होगी, टोटल टैक्सेबल इनकम, मैं कहता हूं वो है मेरी यहां पर 12 मिलियन। अब देखें, जैसे मैं वो यहां पर लिखूंगा, मेरे जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो डिक्रीज हो गई है। मतलब ये 19 लाख मेरे इनफ्लोज हैं, अब उसमें से 12 मैंने बता दिया है कि जो 12 मिलियन है वो मेरे क्या है, टैक्सेबल इनकम है। हो सकता है मैंने कोई ऐसा एसेट डिस्पोज ऑफ किया हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की हो, जिसका होल्डिंग पीरियड 5 साल से ज्यादा हो, तो मैंने वो मेरी क्या हो गई होगी, एग्जाम्प्ट इनकम हो गई होगी। तो फिर हम लिखेंगे एग्जाम्प्ट इनकम डिक्लेयर्ड इन इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम एग्जाम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, आपने दिखानी सारी सारी होती है। ठीक है, वो डिफरेंट वहां पर ऑप्शन होते हैं, वहां पर डिफरेंट जगह बनी होती है जहां पर आपने रेलेवेंट जो होती है एग्जाम्प्ट या टैक्सेबल दिखानी होती है, लेकिन आपने दिखानी सारी होती है। मैं कहता हूं मेरे पास 1.5 मिलियन की एग्जाम्प्ट इनकम थी, दिखा दी। अब ये डिफरेंस अनरिकंसाइल्ड और कम हो गया है। हो सकता है कि मुझे फादर की तरफ से गिफ्ट मिला हो, गिफ्ट फ्रॉम फादर, वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, वो मैंने दिखाया ही नहीं होगा क्योंकि वो मेरी इनकम तो मेरी थी नहीं, वो डायरेक्ट मेरे एसेट्स में इंक्रीज था। तो ये मैं कहता हूं कि ये है 2.4 मिलियन का। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक और चीज इनहेरिटेंस में, मतलब विरासत बांटी गई है, उसमें मुझे पैसे मिले हैं अराउंड, को जो चीज मिली है, जो मुझे एसेट्स मिले हैं, वो है 3 मिलियन के। अब पीछे जो डिफरेंस बच गया वो बच गया 4,65,500 रुपए का। ये कुछ भी हो सकता है, ये आप जब क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि वो क्या चीजें हैं। जब आपको कहेगा कि आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट बनाए, तो आपने वो बनाते हुए ये ख्याल रखना है, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि ये आपकी टोटल इनकम जो है फॉर द ईयर है, उसमें से ये आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर है, ये आपकी एग्जाम्प्ट इनकम फॉर द ईयर है। ठीक है, तो आप क्योंकि जो फिर वो कहेगा कि ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो आपको टोटल भी बता देगा, वो आपको सब अलग अलग भी बताएगा। तो आपने सारी बार बार नहीं ऐड करनी, टोटल में वो सारी पहले ही एडेड होंगी, वो आपको टेस्ट कर रहा होगा, आपको पता है कि नहीं पता। आपने यहां पर लेनी है टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड एज पर टैक्स रिटर्न, एग्जाम्प्ट इनकम डिक्लेयर्ड इन इनकम टैक्स रिटर्न, जो हमने रिटर्न में दिखाई होगी, यहां पर वो आ जाएंगी टोटल, लमसम अमाउंट उनका आएगा। ठीक है, अगर आपको सेपरेट वो दे रहे सारों की सारी, आप सबको कल वर्किंग में सम करेंगे, यहां पर आप एक सम लमसम अमाउंट लिख देंगे और रेफर कर देंगे वर्किंग वन। क्लियर। सिमिलरली अगर कोई गिफ्ट फ्रॉम फादर मिला है तो वो आपके ऊपर रिटर्न में शो नहीं होता, वो क्योंकि इनकम है ही नहीं, वो एक एसेट एक पर्सन से ट्रांसफर होकर दूसरे पर्सन को मिल रहा है। वो एसेट इन काइंड भी हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है। जो कैश भी क्या है, एक एसेट ही है, वो आपकी इनकम नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि वो कैश आ कहां से रहा है, वो आप किसी सोर्स ऑफ इनकम से आ रहा है या कोई ऐसी सोर्स से आ रहा है जो कि इनकम नहीं बनती। अगर वो इनकम नहीं बनती तो वो ऊपर रिटर्न में जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली कहां पर आएगा, वेल्थ स्टेटमेंट में ऊपर एसेट्स में आएगा। आप एसेट में डिक्लेयर कर देंगे, आप यहाँ पर उसको डिस्क्लोज कर दिया होगा, क्योंकि इंक्रीज आया है और इंक्रीज वो वाली यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है इनकम के अंदर, क्योंकि ऊपर वो रिटर्न के अंदर गए नहीं है, तो तभी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। आपको जो फॉरेन रिमिटेंस मिलती है, फॉरेन रिमिटेंस फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, ठीक है, वो भी आपकी यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन में आती है। मैं कहता हूँ डिफरेंस बच रहा है, बाकी वो सारे मुझे बाहर से पैसे मेरे भाई ने भेजे हैं, जो मुझे या मेरे किसी फैमिली मेंबर ने भेजे हैं। तो जब आप सारी जब फिगर्स पुट कर देंगे तो आपके इनफ्लोज टोटल जो आपने यहाँ पर बताए हैं, आपके इस इंक्रीज इन एसेट्स की जो आपके इनफ्लो यहाँ पर शो किए हैं,
उससे रिकॉन्साइल हो जाते हैं। जब आपका ये रिकॉन्साइल हो गया है, मतलब सारा मसला हल। ये आपकी होती है वेल्थ स्टेटमेंट। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ होती है, एक आपकी होती है पर्सनल एक्सपेंसेस, एक आपकी होती है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमने बनाकर देख ली है, इससे सादा तरीके से समझाया नहीं जा सकता। आप ये एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ लग जाएगी। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम एक इंडिविजुअल है, ठीक है? हम पढ़ते आए हैं शुरू से ही कि बिज़नेस एक अलग चीज़ होती है और आपकी जो है ऑनर एक अलग होता है। अकाउंटिंग में आप पढ़ते आ रहे हैं, टैक्स में भी सेम होता है। लॉ कहता है कि आपने जो बिज़नेस में कैपिटल या अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, क्योंकि वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है वो उसका एसेट होता है। तो यहाँ पर मेरा एक और कॉलम भी आता होता है, बिज़नेस कैपिटल। बिजनेस कैपिटल, ठीक है? जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, जहां पर जो मैंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, यहां पर सिर्फ कैपिटल की अमाउंट नहीं आती, यहां पर अमाउंट आती है कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है? जहां पर वो वाली अमाउंट आएगी। क्लियर? तो यहां पर आपकी ये आएगी। तो हर साल में जो इसमें मे बी लास्ट ईयर अमाउंट और हो, इस साल और हो। क्यों और होगी? क्योंकि इस साल के प्रॉफिट्स या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। जब प्रॉफिट्स कम होंगे तो टोटल कैपिटल की अमाउंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो कैपिटल की अमाउंट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल के जो बिजनेस की इनकम होती है, जो प्रॉफिट्स होते हैं, वो आपके ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट में वो शो हो रहे होंगे। तो जो डिफरेंस आया होगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपको वो रिकॉन्साइल हो जाएगा। क्लियर? आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा रोक के थोड़ा सी जो इसकी है स्पीड आपकी जो होती है वो आप इसको कम कर दें, दोबारा सुने। समझ नहीं आई फिर दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट चीज, छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर एक इंडिविजुअल या जो भी पर्सन है अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करने जा रहा है, तो लॉ कहता है कि उसने डिसकंटिन्यूएंस से 15 डेज के अंदर अंदर ही क्या करना है? कमिश्नर को नोटिस भेजना है। कौन सा कमिश्नर? लाइक अगर मैं मियाँवाली से हूँ, तो मेरा जो रेलेवेंट जो कंसर्न टैक्स ऑफिस है वो है आरटीओ सरगोदा, ठीक है? तो मैं भेजूंगा नोटिस, आरटीओ सरगोदा का जो कमिश्नर होगा उसको भेजूंगा। अगर आप लाहौर में हैं, तो लाहौर में आप कौन से टैक्स ऑफिस में आपका मतलब आप उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो आपने रेलेवेंट जो आपका टैक्स ऑफिस है जिसका आपका एनटीएन बना हुआ है, आपने उसके कमिश्नर को क्या करना है? नोटिस भेजना है। किसी को नहीं भेजना, आपने उसको भेजना। अगर आप इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में 3 ऑफिस हैं, एक सीटीओ है कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, एक है रीजनल टैक्स ऑफिस आरटीओ, एक है आपका एलटीयू लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट्स या एलटीओ लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस। ये डिपेंड करता है कि आप जब रजिस्टर हुए थे तो आपको एफबीआर ने कौन सा जो है कौन सी जुरिस्डिक्शन आपको एलोकेट की थी, आपको अलाउ की थी। आपने रेलेवेंट जो कमिश्नर है उसको आपने क्या करना है? नोटिस भेजना है। अगर लॉ कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया लेकिन आपने नोटिस नहीं भेजा, ठीक है? तो नोटिस क्या कमिश्नर आपको, और कमिश्नर के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है और आपको नोटिस भेजना चाहिए था, आपने नोटिस नहीं भेजा, तो उस केस में कमिश्नर आपको खुद नोटिस भेजेगा और कहेगा कि जनाब आए अपनी रिटर्न जमा करवाएं, ठीक है? अगर आपने खुद नोटिस दे दी है तो कमिश्नर आपको कहेगा जनाब आपने, क्योंकि लास्ट ईयर की रिटर्न तो आपने फाइल की होगी, इस साल में भी आपने 5 मंथ काम किया, 6 मंथ काम किया, 7 मंथ काम किए, जितने मंथ भी आपने बिजनेस किए है, आपने उसी मंथ, उन मंथ को आप क्या करें? अपना टैक्स ईयर कंसिडर करें और आप इधर मुझे रिटर्न फाइल कर दें 7 मंथ की, 6 मंथ की, ठीक है? तो ये आपका क्या है कि ये आपने डिसकंटिन्यूड बिजनेस में आपने ये काम करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है असेसमेंट, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि असेसमेंट्स क्या होती हैं, आपने कौन कौन सी असेसमेंट्स हैं, कौन सी असेसमेंट को हमने कब किस तरह से करना होता है, हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने वेस्ट स्टेटमेंट पढ़ी है ये काफ़ी थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करती है इस लेवल पे, कैफ लेवल पे। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, एंड जो आपके कुलीग्स हैं जिनको समझ नहीं आई होगी, अब आप उनको समझाने के काबिल भी हो गए होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।